नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेशन केवी पर। साथियों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में चैप्टर 8 कंप्लीट किया था, आज हम चैप्टर फिर 9 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 9 में यहाँ पर खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में देखेंगे। तो लोहार की दुकान का प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हाशिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। बाजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। इसको मज़ेदार लग रहा था प्रभाकर को। फिर लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। पहले जो आदिमानव लोग थे वो पत्थरों का औजार यूज करते थे, और अब जो समय है वो लोहे का युग है। अब जो है लोग लोहे के औजारों का प्रयोग करते हैं जो है। फिर इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। कितने हज़ार साल पहले? 3000 साल पहले। अगर पूछा जाए कि लोहे का प्रयोग कितने साल पहले शुरू हुआ, तो 3000 साल पहले शुरू हुआ था। फिर महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। कब मिला था? महापाषाण जो कब्रें, महापाषाण काल में जो कब्रें मतलब खुदाई हुई थी, उसमें लोहे के औजार और हथियार ज़्यादातर मिले थे। करीब 25 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 6 में हमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। देखो, पहले तो पत्थर के औजार थे, लकड़ी के फाल बनाए जाते थे। उसके बाद जब लोहे का मतलब हुआ कि लोहे के फाल जब बनाने लगे, तब जो कृषि की उत्पादन क्षमता थी वो धीरे धीरे क्या हुआ? बढ़ गई। फिर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। ठीक है, ये औजार आप देख सकते हैं, ये हाशिया, कुल्हाड़ी और सणसी है, ये आप देख सकते हैं बनाया। फिर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम और सिंचाई। इस समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। जो पहले सिंचाई होती थी कैसे जो होती थी, तो तालाब मतलब खोदे गए बड़े बड़े, फिर नहरें बनाई गई, कुएं, उसी से जो है सिंचाइयाँ होती थी। ठीक, फिर ये देखिए पढ़ लेते हैं। तो लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। गांव में कौन रहते थे? तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के? 3। एक तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेल्ला कहा जाता था। ठीक, ये आपकी इम्पोर्टेंट है लाइन। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में आता है कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? बेल्ला। फिर साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास कैडिसियार और अदमई कहलाते थे। जो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी थे उनको बेल्ला कहा जाता था। जो साधारण हलवाहे थे उनको उड़वार कहा जाता था। फिर जो भूमिहीन मजदूर और दास थे उन्हें कैडिसियार और आदमई कहलाते थे। ठीक, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो गांव होता था उनके जो प्रधान मतलब जो प्रधान व्यक्ति होता था उसको जो है ग्राम भोजक कहा जाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। जो ग्राम भोजक या ग्राम प्रधान होते थे वो कई वर्षों तक मतलब जो है एक ही बने रहते थे। यानी कि यह पद आनुवंशिक था। कैसे पद होते थे? आनुवंशिक। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम उन्हें ही सौंप देते थे। यानी जो कर वसूलने का काम था वो जो है ग्राम भोजक को ही सौंप दिया जाता था। फिर न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। जो ग्राम भोजक होते थे वो कभी कभी न्यायाधीश का और जो है पुलिस का भी काम करते थे। ठीक,
फिर ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक होते थे। तो ग्राम भोजक होते थे, उनके अलावा भी अन्य कृषक होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। ग्राम भोजकों के अलावा जो अन्य स्वतंत्र कृषक होते थे उनको हम जो है गृहपति कहते थे। क्या कहते थे? गृहपति। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। जो पहले मतलब कुछ ऐसे स्त्रियाँ पुरुष होते थे जिनके पास उनकी खुद की ज़मीन जो है नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। कौन से होते थे? कर्मकार, दास वगैरह होते थे। उनको दूसरे के ज़मीन पर, जो आजकल बोलते हैं ना बटिया वगैरह, तो दूसरों के ज़मीन पर जो है खेती करते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। या प्राचीनतम तमिल रचनाएँ देख लेते हैं बात कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम साहित्य। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। कितने साल? 2300 साल पहले। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती है? कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व। मतलब यहाँ नगर और तो कहानियाँ वगैरह हैं, मूर्तिकला, उनसे क्या हमें मिलता है जानकारी। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। ये कथा आप देखिएगा कि जो निर्धन बनी है वो निर्धन उस टाइप से धनी बन गया। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे माफ़ करने के बाद से परेशान उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कह इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे में एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाली 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए कितना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने एक युवक के घास को 1000 सिक्के में खरीद ली। कितने सिक्कों में? 1000 सिक्कों में। ठीक। फिर यहाँ देखते हैं प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोत से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। फिर ये जो है यह मूर्तिकला, ठीक है। नीचे सांची की मूर्तिकला। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वह ईंट की बनी है? फिर लकड़ी या पत्थर, क्या रेलिंग की इमारतों का वर्णन करो। ठीक है। अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसे कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ठीक है। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। जो वलय खाने होते थे वो किस लिए प्रयुक्त होते थे? गुसल खाने या नाली या कूड़ेदानों के लिए। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। कहाँ होते थे? लोगों के घरों में जो वलय कूप होते थे वो बनाए जाते थे। किस लिए? कूड़ेदान आदि के लिए।
महलों बाजारों आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए होंगे। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसे ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। अब इसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। ये बोरिगाजा भरूच का यूनानी नाम कहानी है, तो एक बार देख लेते हैं कि बेरिगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरिगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। महलों की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत और गोमेद, कार्नीलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। क्या क्या निर्यात किया जाता था? हाथी के दांत, जड़ी बूटियाँ, कार्नीलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र जैसे चीज़ें। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरत, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े मिलते थे। बेरगाजा से आयात और निर्यात होने चीज़ों की सूची बनाओ। बेरगाजा से क्या क्या चीज़ें होती थी? देखो, ये तो शराब, तांबा, टिन, ये चीज़ें आयात होती थी। शराब हो गया, तांबा हो गया, टिन हो गया, शीशा हो गया, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी, ठीक। सिक्के। दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहा सिक्के थे। सबसे पुराने कौन से सिक्के थे? आहा सिक्के जो थे वो सबसे पुराने थे, जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहा सिक्का कहा जाता है। आहत करके यानी कि उस पर जो है मोहर करके फिर बनाया जाता था। फिर विनिमय के अन्य साधन। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो। यहाँ 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। जो मथुरा था वो मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था, ठीक है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। 2000 साल पहले जो है किसकी राजधानी बनी है? दूसरी, कुषाणों की बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सी भक्ति का? कृष्ण भक्ति का। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। शिल्प तथा शिल्पकार। पूरा स्थलों में से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काली चमकीले पात कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते हैं। कौन से रंग के? काले रंग के। और इनमें एक खास चमक होती है। ध्यान रहे कि हम दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन महत्वपूर्ण था, ठीक। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। मतलब जो अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंक के रूप में काम करती थी, जहाँ लोग पैसा जमा कर रखते थे। इन धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। फिर सूत काटने और बुनने के नियम देख लेते हैं एक बार कि ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है।
इसमें वर्णन किया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी के देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वह अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वह औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु जगह है, वो पंडिचेरी। अरिकामेडु लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। क्या था अरिकामेडु? एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हथियार लगे हैं। साथ ही यहाँ एरोटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इससे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वह यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। फिर यहाँ देख लेते हैं। यहाँ यूरोप के सबसे पुराने स्थलों में से एक है ये। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। क्या थी? राजधानी रोम थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंट का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाया जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। चलिए, हमने चैप्टर 9 भी कंप्लीट कर लिया है। तो फिर अगली वीडियो में हम चैप्टर 10 कंप्लीट करेंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम 6 से 12 तक की NCERT को सब कवर करेंगे। ठीक है साथियों, अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।